है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यहां पे हम जिस लॉ की बात करेंगे इसको हम डिफाइन कर रहे हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या डिफाइन करता है, तो जैसे देखो फिर से देखो, हमारे पास दो वेक्टर थे, एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 4 था, दूसरा वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड कितना था, 3 था। इन दोनों के बीच में एंगल वहां पे कितना था, थीटा था वहां पे। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या डिफाइन करता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम डिफाइन करता है कि जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, सबसे पहले उन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करो और साथ में शो करो इनके बीच का एंगल। तो ये हो गया वेक्टर ए, साथ में हमें ड्रॉ करना है वेक्टर बी। वेक्टर बी कितने एंगल पे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करेंगे एट एन एंगल थीटा पे। और एंगल कब मिलेगा, जब दोनों के टेल टू टेल क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो जब दो वेक्टर के टेल टू टेल कोइंसाइड करेंगे तो स्मॉलर एंगल मेरा वहां पे क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर हुआ। तो इस लॉ में हम कर क्या रहे हैं, इस लॉ में सबसे पहले हम दोनों वेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। और हमने क्या शो किया, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। अब ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है उन दोनों वेक्टरों को कंसीडर कर लो टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। जिन दो वेक्टर को हमें ऐड करना है उन दोनों वेक्टरों को कंसीडर करो टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और ज्योमेट्री कंप्लीट कर दो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स मेरे क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं और साथ में क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। तो इसकी लेंथ सेम होगी, ये दोनों पैरेलल होंगे, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी वहां पर। तो जिन दो वेक्टर को कंसीडर करना है, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, उनको हमने कंसीडर कर लिया टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और ज्योमेट्री मेरी अब क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, वेक्टर बी को यहां से उठा के यहां पे लाके प्लेस कर दिया। अब देख के बताओ, अगर मैं इस वेक्टर को यहां से उठा के यहां पे लाके प्लेस करूं तो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, ना ही क्या चेंज हुआ, डायरेक्शन, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। तो ये एंगल भी क्या है, थीटा। तो अगर मैंने वेक्टर बी को यहां से उठा के यहां पे लाके प्लेस कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन देखो अब हो क्या गया, अगर मैंने वेक्टर बी को यहां से उठा के यहां पे लाके प्लेस किया तो अब क्या हो रहा है, फर्स्ट वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर गया सेकंड वेक्टर के टेल से। इसका मतलब है कि यहां पे अगर ट्राइंगल लॉ को यूज करोगे तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता था, अगर फर्स्ट वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर रहा है सेकंड वेक्टर के टेल से, तो जब भी हम फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर सी। यही कि नहीं है। तो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर सी। क्लियर इतना। जब मैंने वेक्टर बी को यहां से उठा के यहां पे लाके प्लेस किया तो हुआ क्या, फर्स्ट वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर गया सेकंड वेक्टर के टेल से। अब मैंने यहां पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया और ट्राइंगल लॉ से मैंने क्या बोला कि जब इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलता है कि जिन दो वेक्टर को ऐड करना है, अगर उन दोनों वेक्टर को हम कंसीडर कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जिन दो वेक्टर को ऐड करना है अगर उन दोनों वेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं हम टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो उस केस में जो डायगोनल बनेगा वही डायगोनल हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। क्लियर। तो यहां पे जो डायगोनल मिलेगा वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। इसका मतलब है कि इस लाइन की लेंथ क्या बता देगी, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये एंगल क्या बता देगा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो अब सबसे पहले हम क्या करें, इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, तो इस लाइन की लेंथ वहां पे 4 न्यूटन, 4 न्यूटन को मान लो वहां पे ए है। मैग्नीट्यूड को हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं, इस मैग्नीट्यूड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बी से। तो हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो ये जो लाइन की लेंथ है वो ए है, ये लाइन की लेंथ क्या है, बी है।
अब अगले स्टेप में इसको नेमिंग कर दो, यहां पे बोल दो P, यहां पे बोल दो Q, यहां पे क्या बोल दो S। अब मैंने PQ लाइन को यहां पे एक्सटेंड किया और S से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को बोल दिया T। अब चेक करो, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर देखोगे तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस QT अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब हो गया SQ, लेकिन SQ का मतलब क्या है, इस साइड की लेंथ किसके बराबर है, 3 या फिर B के बराबर। तो जो भी ST रहेगा, ST की वैल्यू हो जाएगी वहां पे B cos थीटा। क्लियर? सिमिलरली अब चेक करो वहां पे साइन थीटा, साइन थीटा क्या देगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये QT था। तो QT की वैल्यू तो B cos थीटा है, साइन थीटा मेरा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कितना है B, तो ST जो रहेगा, ST की वैल्यू वहां पे आ जाएगी B साइन थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। अब चेक करो, यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल था तो वहां साइन थीटा कॉस थीटा मैंने यूज किया, तो मुझे किसकी लेंथ मिल गई, QT की लेंथ मिल गई और ST की लेंथ मिल गई। अब ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, PS और T को देखो। अब चेक करो, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है PST, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो PS का स्क्वायर किसके बराबर होगा, PT का स्क्वायर प्लस ST का स्क्वायर। अब जो लॉ, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगी, इस लाइन की लेंथ मिल जाएगी। समझ में नहीं समझ में आ रहा है? जब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो जो पैरेललोग्राम के दो साइड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट्स करते हैं दो वेक्टर को, और उनके बीच का जो डायगोनल होता है वो रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर को। हम क्या करने जा रहे हैं, हम रिजल्टेंट वेक्टर का एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमें तभी मिल पाएगा जब हम किस तरह से इस लाइन की लेंथ को फाइंड आउट कर सकें, और लाइन की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। तो PS कितना हो जाएगा, PS हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, PS की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ। अब PT का मतलब क्या हो गया, PT का मतलब हो गया PQ प्लस QT, और PQ का मतलब A, QT का मतलब हो गया B cos थीटा का स्क्वायर। चेक करो है कि नहीं वहां पे। सिमिलरली ST को देखो अब जरा, अब जो ST रहेगा, ST को हम बोलेंगे B साइन थीटा का स्क्वायर। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जो भी लाइन की लेंथ होगी PS, उसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको एक्सपांड करो तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जो भी PS है अब उसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर। अब चेक करो, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, B स्क्वायर कॉमन लो तो ये बन गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है PS लाइन की लेंथ, और जो PS लाइन की लेंथ होगी वही रिजल्टेंट वेक्टर C का मैग्नीट्यूड होगी। तो जब भी हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, जब भी हमें दो वेक्टर को ऐड करना है तो जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसके मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। क्लियर? तो ये जो रिजल्ट रहेगा, ये रिजल्ट क्या दे देगा हमें, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इस रिजल्ट से क्लियर भी हो रहा है कि जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, और साथ में डिपेंड करता है उनके बीच के एंगल थीटा पे। इससे पहले हमने यही चीज प्रूव करी थी वहां पे ज्योमेट्रिकल मेथड पे। तो जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करने जाएंगे
तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे वहां पे। फिर देखो, अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें tan अल्फा चेक करो। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें tan अल्फा चेक करो। tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ST, ST का मतलब B sin थीटा। ध्यान ना, मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, PST। इस राइट एंगल ट्राइंगल देखोगे tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस का मतलब है PQ प्लस QT, तो ये हो जाएगा A प्लस B cos थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला क्या देगा, ये फॉर्मूला देगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये फॉर्मूला क्या देगा, ये फॉर्मूला देगा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो इन दोनों फॉर्मूले को अगर यूज करोगे तो फिर हमें ज्योमेट्रिकल मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां से हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड और यहां से क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन। अच्छा, जब दो वेक्टर्स को हम ऐड करने जा रहे हैं तो रिजल्टेंट किस पर डिपेंड करता है, थीटा पे। और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है। थीटा की वैल्यू वेरी करती है 0 से लेके 180 डिग्री तक। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं यहां पे कि थीटा की वैल्यू मान लो 0 डिग्री है, पुट करो थीटा की वैल्यू 0, तो जो C रहेगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अभी आगे पढ़ोगे कि थीटा अगर 0 होता है तो cos 0 1 होता है वहां पे। तो ये अगले स्टेप में क्या हो गया, C की वैल्यू अंडर